कल हम स्टडी कर रहे थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसी का पोर्शन हम लोग आगे का आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में भी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि एक्स प्लांट से डायरेक्ट ही किसी होल प्लांट का रीजनरेशन हो जाता है, उसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस अकर व्हेन एम्ब्रियो आर स्टार्टेड डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम एक्स प्लांट टिश्यूज प्री एम्ब्रियोनिक सेल्स विदाउट कैलस फॉर्मेशन, की बिना कैलस फॉर्मेशन के ही होल प्लांट का रीजनरेशन होना डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल होती है वो अपनी एबिलिटी खो चुकी होती है और स्पेशलाइज्ड बन जाती है किसके लिए, कि एक परमानेंट टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीडिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच de-differentiated cells lose their ability to divide and become specialized to perform a role by converting into a part of the permanent tissue. For example है इसके सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और भी इसके अंतर्गत हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ए लेबोरेटरी टेक्निक for rapidly producing millions to billions of copies of a specific segment of DNA की पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होती है वो एक प्रकार की लेबोरेटरी टेक्निक होती है जिसके द्वारा किसी स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट की कई कॉपीज बनाई जा सकती है। पीसीआर प्रोसेस हैज 4 स्टेप: कलेक्शन, प्रिपरेशन, एम्प्लीफिकेशन एंड पोस्ट पीसीआर cleanup. PCR was invented in 1983 by American botanist कैरी मुलिस। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीसीआर को किसने डिस्कवर किया था, तो आप लिख सकते हो ये कि कैरी मुलिस के द्वारा डिस्कवर किया गया या फिर इन्वेंटेड किया गया। फिर है टोटिपोटेंसी। The ability of a single cell to divide and produce all differentiated cell in an organism. A cell which, आप ये वाली डेफिनेशन नोट डाउन करना, ये इजी है। A cell which has an ability to divide and differentiate to develop the whole plant is called as totipotency and such cell is called totipotent cell। कि एक सेल जिसमें इस प्रकार की एबिलिटी पाई जाती है कि जो डिवाइड और डिफरेंशिएट होकर के होल प्लांट को रीजनरेट कर सकती है, इस प्रकार की सेल कहलाती है क्या, टोटिपोटेंट सेल कहलाती है। टोटिपोटेंट सेल्स आर यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर टू प्रोड्यूस इम्प्रूव्ड प्लांट मटेरियल्स दैट आर पैथोजन फ्री एंड डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। फिर नेक्स्ट है जीनोमिक लाइब्रेरी। The genomic library is a collection of overlapping DNA fragments. Genomic library जो DNA के fragments होते हैं उनका क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसमें कि क्या होते हैं जो DNA fragments होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं, उनका कलेक्शन होता है। That together make up the total genomic DNA of a single organism, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, होल जीनोम बनाते हैं। क्लोन के रूप में लाइब्रेरी में डीएनए को सेफ रखने से एंडेंजर्ड स्पीसीज के जर्म प्लाज्म को कंजर्वेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है बायोएक्टिव कंपाउंड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर बायोएक्टिव कंपाउंड्स। A bioactive compound is a compound that a type of chemical, जो बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं वो एक प्रकार के केमिकल होते हैं फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स, जो कि जिनकी स्मॉल मात्रा प्लांट्स में पाई जाती है, एंड सर्टेन फूड, और निश्चित फूड में भी पाई जाती है, सच है जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, ऑयल्स है, etc. बायोएक्टिव कंपाउंड्स आर दोज फूड components that have an effect on the body as a whole
और स्पेसिफिक टिश्यू और सेल्स। बायोएक्टिव कंपाउंड्स आर कैरोटीनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, कोलिन और पॉलीफिनोलिक्स etc। ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर सकते हो आप इनको। नेक्स्ट है आपके जो प्रोटीन प्रोफाइलिंग, जो हम लोग स्टडी कर चुके, वैसे भी प्रोटीन प्रोफाइलिंग को डिटेल में वो ही यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रोटीन प्रोफाइलिंग इज defined as identifying the protein expressed in a particular tissue under a specified set of condition and at a particular time, usually compared to expression in reference samples। कि प्रोटीन प्रोफाइलिंग का मीनिंग होता है कि किसी भी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना, किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो प्रोटीन है उसके एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना, उसको जो हमारे पास जो हमने टिश्यू सैंपल के रूप में लिया है उसको किसी स्पेसिफाइड कंडीशन में किसी स्पेशल टाइम पर उसके एक्सप्रेशन को क्या करना, नोटिस करना या आइडेंटिफाई करना। फिर है इम्पैक्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ए मेजर यूज फॉर डीएनए एविडेंस, criminal investigations and other forensic purpose एंड पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज में लिया जाता है। फिर क्लोनल प्रोपागेशन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके कई बार। क्लोनल प्रोपागेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन ऑफ आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। की क्लोनल प्रोपागेशन का मीनिंग होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, इसी को ही माइक्रो प्रोपागेशन भी कहा जाता है। फिर है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन एन आर्टिफिशियल प्रोसेस इन विच ए प्लांट और एम्ब्रियो इज डेराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सोमेटिक सेल। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी हम लोगों ने वैसे तो पूरा डीपली स्टडी कर लिया था, फिर भी इसकी डेफिनेशन हम लोग फिर से नोट डाउन कर सकते हैं कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रकार की आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत एक प्लांट या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होता है, एक सिंगल सोमेटिक सेल के द्वारा होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में वो है कि इस प्रकार की प्रोसेस में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट केयरलेस स्टेज बनती है जिसके द्वारा ही होल प्लांट का रीजनरेशन होता है। ये एक प्रकार की मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड विथ एन इंटरमीडिएट केयरलेस स्टेज। इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड केयरलेस के द्वारा ही लीव्स, टिश्यू, शूट एंड ब्रूड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच द डिफरेंशिएटेड सेल रीगेन देयर प्रॉपर्टी। डी डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल होती है वो अपनी प्रॉपर्टी रीगेन कर लेती है। कौन सी प्रॉपर्टी, डिवाइड होने की। इट इज़ वाइडली नोटिस्ड इन प्लांट्स। यह वाइडली नोटिस किसमें, प्लांट्स में नोटिस किया गया। Plants undergo de-differentiation of parenchymal cells to form meristem tissue. Next है alkaline phosphatase enzyme. Alkaline phosphatase enzyme वेक्टर से 5 फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। जो एल्केनाइन फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, वेक्टर से 5 फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, जिससे वेक्टर का सेल्फ रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन ना लिख के बस वहाँ से टॉपिक लेके और फिर उसका आंसर लिख दिया है। बाकी ऐसे ही पूछा गया है कि व्हाट इज क्लोनल प्रोपागेशन, व्हाट इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो आप इस प्रकार से अपने क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हो। फिर एक बार ये भी पूछा गया है कि प्री डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या होती है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्री डिटर्मिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए यूज किए गए स्टेम सेल या केल से प्राप्त एक्सप्लांट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए ऑल इवेंट्स के डिटर्मिनेशन की पूर्ण सूचना निहित होती है। कि क्या होता है कि कोई अगर एक्सप्लांट के द्वारा किसी
प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस एक्सप्लांट में, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये कोई एक्सप्लांट है, इसके द्वारा होल प्लांट का रीजनरेशन हो रहा है। ये है केलस, यहाँ पे हम लोगों ने लिया एक्सप्लांट। इस एक्सप्लांट से किसका फॉर्मेशन हुआ? केलस का फॉर्मेशन हुआ। केलस से होल प्लांट का रीजनरेशन हुआ। तो इस एक्सप्लांट में पहले से ही पूर्ण सूचना निहित होती है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके द्वारा होल प्लांट रीजनरेट हो सकता है। इससे क्या बना? केलस बना। तो इस केलस से क्या होता है? होल प्लांट का रीजनरेशन होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं गुड वेक्टर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इट मस्ट बी स्मॉल इन साइज, ये साइज में स्मॉल होना चाहिए। इट मस्ट बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनसाइड होस्ट सेल, कि इसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि ये होस्ट सेल में सेल्फ रेप्लिकेशन कर सके। रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, इजी टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई, कि इसको इजीली आइसोलेट किया जा सके और इजीली प्योरीफाई किया जा सके, इस प्रकार का वेक्टर होना चाहिए। फिर है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। जो आईपीआर है उसको भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया है, फिर भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आईपीआर होता है वो एक प्रकार के राइट्स होते हैं जो किसी पर्सन को दिए जाते हैं। किसके लिए? उसके इन्वेंशन के लिए, लिटरेरी एंड सिंबल्स के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द पेरिस कॉन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 एंड द बर्न कॉन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। कि सबसे पहले जो आईपीआर का इम्पोर्टेंस है वो कब पता चला? जो पेरिस कॉन्वेंशन हुआ उसके दौरान जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन किया गया। फिर है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फंक्शन, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, हेल्पफुल इन जीन थेरेपी एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फिर टर्पिनोइड्स फंक्शन, टर्पिनोइड्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। टर्पीन्स भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में डीपली। टर्पिनोइड्स ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, टर्पिनोइड्स होते हैं वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होते हैं। हैव रोल्स दैट इंक्लूड हार्मोन्स, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एजेंट्स, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। दीज diverse role must have evolved in green plants। के जो टर्पिनोइड्स होते हैं उसके ये सारे फंक्शन होते हैं। कौन से ग्रीन प्लांट्स में ये सारे फंक्शन कौन कर सकता है? टर्पिनोइड्स कर सकते हैं। एक प्रकार के प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होते हैं। टर्पिनोइड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स डू नॉट ओनली प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट इंसेक्ट एंड हर्बीवोरस बट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगल डिजीज। कि टर्पिनोइड्स होते हैं वो प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो केवल प्लांट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करते बल्कि डिजीज, इंसेक्ट, इनके लिए भी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को। फिर है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कई बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोप्लास्ट इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए लिविंग सेल whose cell wall has been removed. In other way we can say that protoplast is a plant cell without cell wall। ये एक टाइप की नेक्ड सेल होती है जो ग्रोथ, डिवीजन, रीजनरेशन की क्रियाएं करने में सक्षम होती है। इनका यूज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डिजायर्ड कैरेक्टर वाली प्लांट स्पीसीज को डेवलप करने में किया जाता है। फिर है वाई एग्रोबैक्टीरियम इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस इज नोन एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ ए प्लांट बिकॉज इट हैज़ द नेचुरल एबिलिटी टू इंटीग्रेट इट्स प्लाज्मिड जीन। इसमें एक प्रकार की नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है कि इसका जो जीन होता है, प्लाज्मिड जीन होता है, वो प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। इट कैन डिलीवर
ए पीस ऑफ टीडीएनए इन द प्लांट जीनोम। इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया कि ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड है, ये टीआई प्लाज्मिड है, इसका ये क्या है, टीडीएनए है। ये टीडीएनए, इस टीडीएनए को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी प्लांट जीनोम में, और ये क्या करता है, जो प्लांट का जीनोम है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। इट कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, या जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा इजीली, जर्म प्लाज्मा को इजीली ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। बायोलॉजिकल सैंपल्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उन्हें काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। इट मेक्स ब्रीडिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन। इट कंजर्व प्लांट लिविंग टिश्यू लाइक जर्म प्लाज्मा, सीड्स, गैमेट्स, एग्स, स्पर्म etc आर प्रिजर्व्ड एट लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वायबल एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। फिर है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। जीनोमिक्स किसका फील्ड है, बायोलॉजी का ही फील्ड है। जीनोमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन्वॉल्व्ड विथ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैपिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ जीनोम। जीनोमिक्स के अंतर्गत आप ऐसे लिख सकते हो कि जीनोमिक्स है वो बायोलॉजी का ही फील्ड है। ये एक प्रकार से साइंस की ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी जीन के फंक्शन, मैपिंग, स्ट्रक्चर, उसका किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, इसकी स्टडी की जाती है। फिर है विच एक्सप्लांट इज प्रिफर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा द मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम इज द प्लांट पार्ट दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसको वाइडली यूज किया जाता है या फिर सबसे पहले प्रिफेयर किया जाता है वायरस फ्री प्लांट के प्रोडक्शन के लिए। तो इसके अंतर्गत इसका आंसर है द मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा जो बेस्ट सूटेड पार्ट है प्लांट का, जिसको कि वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है इवन व्हेन द प्लांट इज इन्फेक्टेड, जब प्लांट इन्फेक्ट होता है विथ ए वायरस, एक वायरस के द्वारा, द मेरिस्टेम रिमेन इन्फेक्शन फ्री। मेरिस्टेम कैसे रहता है, इन्फेक्शन फ्री रहता है। इट कैन बी रिमूव्ड, ग्रोन इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। अदर रीजन, मेरिस्टेम टिश्यू रैपिड एंड फास्ट डिवीजन करता है। मेरिस्टेम टिश्यू क्या करता है, रैपिड और फास्ट डिवीजन करता है। इन सेल की मेटाबॉलिक रेट हाई होती है जिससे वायरस इन सेल में रेप्लिकेट नहीं हो पाते हैं। मोस्टली वायरस का ट्रांसमिशन वेस्कुलर एलिमेंट्स के द्वारा होता है, बट मेरिस्टेम में वेस्कुलर एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। प्लांट के मेरिस्टेम रीजन पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में वायरस ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके कुछ अदर रीज़न यहाँ पे लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो ये सारे ही रीज़न लिखो। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है, ये वाली लाइन, और फिर ये वाली लाइन आप लिख सकते हो। फिर आप यहाँ से इनमें से जो आपके ये 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से 2 पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। फिर एप्लीकेशन ऑफ सीडीएनए। सीडीएनए की क्या एप्लीकेशन है, cDNA libraries are used to express eukaryotic genes in prokaryotic। कि cDNA libraries है उसका यूज किया जाता है किसके एक्सप्रेशन में, यूकैरियोटिक जीन का प्रोकैरियोटिक में एक्सप्रेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। cDNA द्वारा इजीली अदर डिजायर्ड जीन को क्लोन करके कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो हम लोग अब इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।